गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइबल दिखूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज का, जो हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 8 हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4। तो उसका लेक्चर नंबर 3 जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ट्राइबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, बिरसा के बारे में पढ़ा था, दिखूज के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद उनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। जब ब्रिटिश रूल आने से जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो उनके बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर किया था हमने। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट्स। जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे उनका जो है इन ट्राइबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, कौन कौन सी परेशानियां थी जिनको वो फेस कर रहे थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। कहते हैं कि जो ट्राइबल्स की ग्रुप्स की जो लाइफ थी, आपने पहले से देखा होगा कि ये फॉरेस्ट के साथ जो है वो पूरी तरीके से कनेक्टेड थी। ये कहते हैं कि फॉरेस्ट लॉज जो चेंज हुए उसने क्या किया, ट्राइबल लाइफ को काफ़ी सारा इफ़ेक्ट किया, काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा। अब ब्रिटिश जो थे ये अपना जो है कंट्रोल जो है पूरे फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, और काफ़ी सारे फॉरेस्ट को इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। और काफ़ी सारे ऐसे फॉरेस्ट थे जिनको इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था कि ये हमारे पास रिज़र्व फॉरेस्ट हैं। और इन रिज़र्व फॉरेस्ट से ये क्या करते थे, काफ़ी सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, टिम्बर वगैरह जो है ये ब्रिटिश जो है ये क्या करते थे, प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम। लेकिन ये जो लोग थे जो फ्रीली जो मूव करते थे, ट्राइबल पीपल्स थे, पूरी तरीके से फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इनको जो है इनके ऊपर रोकथाम लगा दी गई, इनको अलो नहीं किया जा रहा था कि फ्रीली मूव कर पाए जंगलों में। जैसे कि जुम कल्टीवेशन करते थे ये, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम देते हैं, जुम कल्टीवेटर्स जो थे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इनको क्या किया जाता था, इनको अलो नहीं किया जाता था कि वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर हों कि और इस तरीके की कल्टीवेशन वगैरह कर सकें, फ्रूट कलेक्ट कर सकें, एनिमल को हंट कर सकें। कहते हैं कि काफ़ी सारे जो है इस तरीके के जो है लोग जो है क्या करते थे, फोर्सफुली इन एरियाज़ में जो है वो घुस जाते थे और अपनी फूड की सर्च में और वर्क और लेवलीहुड जो है वो अपना वो चलाते थे। लेकिन कहते थे कि जब एक बार क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने स्टॉप किया इन लोगों को कि वो इन फॉरेस्ट के अंदर ना जाएं, तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना जो है उस टाइम करना पड़ा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स था उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसको लेबर चाहिए थी कि वो ट्रीज़ को कट करें और रेलवे के लिए स्लीपर्स वगैरह बनाएं, ट्रांसपोर्ट लॉग्स वगैरह बनाएं। तो उस टाइम कहते हैं कि ये उस टाइम क्या किया गया, ये जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक जो है सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने की, पहले जो है पूरी तरीके से इनको रोक दिया गया कि वो पूरी तरीके से इन जंगलों में जो है वो एंटर नहीं हो सकते। लेकिन जब इनको लेबर्स की ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने कुछ जो है सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और डिसाइड किया कि क्या किया जाए। ये जुम कल्टीवेटर से इनको लैंड का कुछ स्मॉल हिस्सा, स्मॉल पैच जो है वो दिया जाए, फॉरेस्ट के अंदर अलो किया जाए, ताकि ये वहाँ पे कल्टीवेट कर सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अब इसके बदले में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था तो वो क्या कर रही थी, इसका लेबर का काम जो है इन जुम कल्टीवेटर से ले रही थी, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उनने क्या किया था, इन विलेजेस के अंदर पूरी तरीके से क्या कर रहे थे, उनको रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, जो टिम्बर वुड थे उसको यूज़ कर रहे थे। इस वजह से क्या था कि इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है ईज़िली चीप लेबर जो है वो अवेलेबल हो रही थी। अब एक वर्ड यहाँ पे आया है स्लीपर। तो स्लीपर्स क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स, मतलब लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, जैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर हम देखते हैं, रेलवे लाइंस के ऊपर जो बिछाए होते हैं उन्हें स्लीपर्स वगैरह कहा जाता है। तो इन लोकल टर्म जो है स्लीपर जो है एक लकड़ी के एक टुकड़े को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, इन दिस लैंड ऑफ ब्रिटिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लाइफ, तो ये एक यहाँ पे एक सॉन्ग वगैरह लिखा गया है, जो पोइम लिखी गई है कि जो इंग्लिश लैंड है, मतलब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर ये जो लैंड है, ये ज़मीन है, इसके अंदर जो है रहना कितना मुश्किल है। कहते हैं कि 1930 में जो है वेरियर एल्विन जो है विज़िट किया, बाइगास जो ट्राइबल्स थे उनकी लैंड के ऊपर जो है विज़िट किया इसने। एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप जो सेंट्रल इंडिया में रहता था, उसने जानने की कोशिश की कि इनके कस्टम्स क्या हैं, प्रैक्टिसेस क्या हैं और इनका आर्ट क्या है, फोकलोर क्या है। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है नोटिस की वहाँ पे, एक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया जो उस टाइम जो है वो बाइगास जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर जो है वो गा रहे थे। कहते थे कि इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हो हार्ड इट इज़ लाइफ, कि ये जो इंग्लिश की जो लैंड है, ब्रिटिशर्स की जो लैंड है जिसके ऊपर इन्हें कब्ज़ा किया हुआ है, तो इसके अंदर रहना कितना मुश्किल है हमारे लिए।
फिर उन्होंने कहा हो हार्ड इट इज़ टू लाइव, यहाँ पे कितना जीना जो है वो मुश्किल कितना है। इन द विलेज सिट्स द लैंड लॉर्ड, विलेज के अंदर लैंड लॉर्ड बैठे हैं। इन द गेट सिट द कोतवार, गेट पे जो है कोतवार बैठे हैं। इन दी गार्डन सिट्स द पटवारी, गार्डन के अंदर पटवारी बैठे हैं। इन दी फील्ड सिट्स द गवर्नमेंट, फील्ड के अंदर खेतों के अंदर जो है गवर्नमेंट बैठी है। उनके उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स जो है उनसे लिया जाता था। तो उसके बाद कहता है कि इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हो हार्ड इट इज़ लाइफ, जो ये जो इंग्लिश की लैंड है, ब्रिटिशर्स की लैंड है, इसमें रहना कितना मुश्किल है। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ, कहता है कि कैटल टैक्स पे करने के लिए हमें काउ जो है वो बेचनी पड़ती हैं। टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बुफेलो, फॉरेस्ट टैक्स के लिए हमें बुफेलो सेल करनी पड़ती हैं। उसके बाद कहता है कि लैंड टैक्स पे के लिए अपने ब्लॉक जो है वो सेल करने पड़ते हैं। हो आर वी टू गेट आवर फूड्स, कहते हैं कि हम किस तरीके से अपना खाना जो है वो कमाएंगे या ज़िंदगी बसर करेंगे। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश, इस इंग्लिश की ब्रिटिशर्स की इस ज़मीन पे। तो ये था कि एक पोइम्स या सॉन्ग वगैरह जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गाते थे इसको। उसके बाद कहता है कि काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप थे जो उनने इन कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ जो थे इसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करने की कोशिश की, और इन्होंने ये जो न्यू लॉज बनाए गए थे फॉरेस्ट लॉज, इनको डिसओबे करने की कोशिश की। उनने अपनी जो प्रैक्टिसेस थी उनकी उसको जो है कंटिन्यू रखा, मतलब इलीगल डिक्लेयर किया गया, फिर भी उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू रखा। उसके बाद काफ़ी सारे रिवाल्ट जैसे सोंग्राम संगमा जो है 1906 में असम के अंदर, उसके बाद जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है 1930 में जो है सेंट्रल प्रोविंस में जो है ये लाया गया। तो ये क्या थे, कुछ ऐसे जो हैं इस तरीके की रिवॉल्ट वगैरह थे, कुछ सत्याग्रह वगैरह थे, ये जो ब्रिटिश के जो फॉरेस्ट लॉज थे उनसे छुटकारा पाने के लिए थे, उनके अगेंस्ट थे ये। उसके बाद थी प्रॉब्लम विद ट्रेड, जो ट्राइबल लोग थे उनको ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, व्यापार करने में। कहते हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो है अगर हम बात करें तो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ने ढूंढा कुछ ट्रेडर्स को और कुछ मनी लैंडर्स को, जो फॉरेस्ट में आते थे और चाहते थे कि ये क्या करें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ख़रीदें, और ये इसके बदले में कुछ कैश ऑफ़र करते थे, लोन ऑफ़र करते थे, और उनको जो है काम के लिए जो है बोलते थे कि आप काम करें, हम आपको वेजेस देंगे, तनख्वाह देंगे। तो इस कहते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको जो है काफ़ी वक्त जो है चाहिए था कि इस चीज़ को समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या चाहते हैं ये लोग आखिर। तो कहते हैं कि उसके में जो है एक सिल्क ग्रोवर्स का जो है केस कंसीडर करते हैं हम। कहते हैं कि 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडियन सिल्क की डिमांड जो है यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। फाइन क्वालिटी इंडियन सिल्क जो था उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। एक्सपोर्ट भी आस्ता आस्ता जो है इसकी बढ़ने लगी। जब से कहते हैं कि इसकी मार्केट भी जब एक्सपेंड होगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके ऑफिशियल्स ने ट्राइड किया कि हम क्या करें, जो सिल्क की प्रोडक्शन है उसको इनक्रेज करें, बढ़ावा दें अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, मीट करने के लिए अपनी डिमांड को। उसके बाद हज़ारीबाग की जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई, जो प्रेजेंट डे में झारखंड है हमारे पास, एक ऐसा एरिया था जहाँ पर संथलास जो है कोकून रेयर करते थे, मतलब सिल्क वार्म जो है वो उनकी रेयरिंग करते थे और कोकून्स वगैरह की रेयरिंग करते थे। तो उसके बाद ट्रेडर्स जो है यहाँ पे सिल्क के साथ यहाँ पे डील करते थे। काफ़ी सारे बड़े बड़े एजेंट्स थे जो इन लोगों को लोन वगैरह देते थे ट्राइबल पीपल्स को, और कोकून्स को कलेक्ट करते थे। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो ओनली जो है हार्डली 3 या 4 रुपीज़ जो है इनको 1000 कोकून के पे किए जाते थे, और इसी कोकून को जो है एक्सपोर्ट किया जाता था बुर्डवान गया में, जो वहाँ पे जाके जो है 5 टाइम जो है इसका प्राइजेज़ जो है बढ़ा के जाके यहाँ पे बेचे जाते थे। अब कहते थे कि ये जो सिल्क ग्रोवर थे जो है उनको इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही थी, जो एजेंट वगैरह थे वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा रहे थे। काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो है मार्केट के अंदर जो है मार्केट्स को और ट्रेडर्स को जो है अपने एनिमीज़ मानना शुरू हो गए इसके बाद, सब कुछ जानने के बाद। तो ये आप पिक्चर्स में देखेंगे, ये काफ़ी सारे क्या हैं, कोल माइनर्स हैं बिहार में। यहाँ पे आप पिक्चर्स देखेंगे कि वूमेन जो है मैट जो है वो बना रही है, वेविंग कर रही है मैट की। अब कहते थे कि ये जो डोमेस्टिक वूमेंस थे इनको ये सिर्फ घर पे ही काम नहीं करती थी, ये फील्ड में जाती थी, अपने बेबीज़ को कैरी करती थी साथ में और फील्ड में जाती थी काम करने के लिए। इमेजेस में पिक्चर्स में जो है जो शो किया गया है। उसके बाद जो है कोल माइंस जो है बिहार की है, वहाँ पे जो है उसकी पिक्चर्स वगैरह दी गई है कि 1920 में जो है 50% जो है माइनर्स जो थे जाड़िया और रानीगंज जो कोल माइंस थी बिहार ऑफ जैसे इसमें जो बिहार के जो है ट्राइबल्स लोग थे जो काम करते थे। 1920 में कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा वर्कर जो है हर साल जो है वो मारे जाते थे इन माइंस के अंदर। उसका कहता है कि सर्च ऑफ वर्क, काम की सर्च में। कहते हैं कि जो ट्राइबल लोग थे ये क्या करते थे,
अपने घरों से जो है बाहर निकलना शुरू कर दिया, इन्होंने वर्क की सर्च में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम की तलाश जो है इतनी जो है काफ़ी मुश्किल हो गया था इनके लिए काम ढूंढना। लेकिन 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो टी प्लांटेशन का काम स्टार्ट हो गया था, माइनिंग का काम स्टार्ट हो गया था। ये उस टाइम ट्री प्लांटेशन और जो माइनिंग थी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। अब ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाता था कि लार्ज नंबर ऑफ़ वर्क जो है बहुत ज़्यादा जो है काम जो है इनसे लिया जाता था टी प्लांटेशंस में, आसाम के अंदर और झारखंड के अंदर जो कोल माइंस थे वहाँ पे। उसके बाद ये जो रिक्रूट किए जाते थे कंट्रैक्टर्स के थ्रू रिक्रूट किए जाते थे, लेकिन बहुत कम वेजेस इनको दिए जाते थे। अब इनको रोका भी जाता था कि एक बार जो यहाँ पे रिक्रूट कर दिया गया उसको वापस घर नहीं भेजा जाता था। उसके बाद आप क्लोजर लुक में देखेंगे कि 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में काफ़ी डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दी, रेबल शुरू कर दिया इन जो है ये जो लॉज वगैरह बनाए थे उन लॉज को चेंज करने के लिए। अब कहते हैं कि ये जो इनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई थी इनको चेंज करने के लिए, और जो टैक्स इनसे लिया जाता था इनको चेंज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी जो है बगावत शुरू कर दी, रेबल शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दी। तो ये जो मनी लेंडर्स जो ट्रेडर्स इनकी एक्सप्लोटेशन कर रहे थे इस चीज़ को ये चेंज करना चाहते थे। उसके बाद कोल्स रेबल जो है 1831 और 32 में शुरू होता है। संथलास जो है रिवॉल्ट शुरू करते हैं 1885 में। बस्तार रेबेलियन शुरू होता है सेंट्रल इंडिया में 1910 में। और उसके बाद वारली रिवॉल्ट महाराष्ट्र में 1940 में। और बिरसा जो है क्या करते हैं इन सभी मूवमेंट्स को जो है वो शुरू करते हैं। बिरसा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा आदमी था जो क्या करता था जंगलों में घूमता था। तो अब जो है हम क्या करेंगे बिरसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बिरसा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बिरसा जो है मिड 1870 में जो है वो बॉर्न होता है एक पूर फादर के घर। तो कहते हैं कि ये जो बोहोंडा जो फॉरेस्ट है उसके इर्द गिर्द ही ये पला बड़ा है। ये भेड़ें वगैरह चराता था, शीप ग्रेजिंग कहता था, फ्लूट वगैरह बजाता था और लोकल अखाड़े के अंदर ये डांस वगैरह करता था। अब ये क्या था, ये गरीबी का दबाया हुआ था। इसका जो फादर था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था काम की तलाश में। लेकिन एडोलिसेंट एज की अगर हम बात करें तो उसी टाइम जो बिरसा जो है ये क्या करता था, काफ़ी सारे जो है मुंडास की जो है टेल्स वगैरह सुनता था और सरदारीज़ के लीडर्स के बारे में सुनता था। उसको कहते थे कि ये क्या सोचता था कि हम क्या करेंगे, ये इस तरीके की चीज़ें वगैरह सुनता था और सोचता था कि हम क्या करेंगे, चेंज लाएंगे, मुल्क के अंदर फ़ाइट करेंगे अपनी लैंड के अंदर। इसे उसने मुल्क की लड़ाई नाम दिया। उसके बाद कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे एंसेस्ट्रल राइट्स हैं उसको हम वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बिरसा जो है एक लोकल मिशनरी स्कूल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे सरमन्स वगैरह सुनते हैं मिशनरीज़ के। उसके बाद वो सुनते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, जो मुंडा ट्राइब्स है उसके लिए पॉसिबल हो सकता है कि वो क्या करें, अपनी जो है किंगडम ऑफ हेवंस को दोबारा से अटेन कर सकें। अपने जो लॉस्ट राइट्स जो हक वो खो चुके हैं, जंगलों के हक वो खो चुके हैं, फॉरेस्ट राइट वगैरह जो थे उनको ख़त्म करके दोबारा से ये क्या कर सकते हैं, अपने राइट को अटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेटर जो है अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी जो हैं जो लॉर्ड विष्णु जो है वैष्णवा प्रीचर्स के साथ जो है काफ़ी सारे इन्होंने टाइम स्पेंड किया, काफ़ी कुछ जो है वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं इन्होंने सीखी। उसके बाद काफ़ी सारे जो है आइडिया जो है इसके इनके टच में आए, काफ़ी सारी मूवमेंट्स जो हैं इन्होंने शुरू किया ट्राइबल सोसाइटी के लिए मुंडाज़ ने। उसमें जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो मुंडाज़ हैं इनने सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए, जो लिक्वर जो ये ड्रिंक करते हैं उसको छोड़ना चाहिए, अपने विलेज को क्लियर करना चाहिए। ये जितने भी ये काम जो है किसी के अंडर आके कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, उन सभी को क्या करना है, इन्हें छोड़ना है। तो ये जो बिरसा था उन उसकी जो है क्या थी, ये टीचिंग थी। वो ये कहता था कि इतना हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख़ुद को जो है हमारे अपने राइट्स को जो है वो वापस लाएंगे। उसके बाद 1895 की अगर हम बात करें तो बिरसा कहते हैं अपने फॉलोअर्स को कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था, जो हमारी गुजरा हुआ वक्त था, जो हम जंगलों में बिताते थे हमारे फोर फादर्स, उसको हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो वो हमारे लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, एक गोल्डन एज आएगी। तो एक गोल्डन एज की बात करते हैं, जो पास्ट की जो गोल्डन एज थी उसकी बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, वापस से जो है एज ऑफ ट्रूथ का नाम दिया गया है, सतयुग का नाम दिया गया है कि हम क्या करेंगे, उसी तरीके की लाइफ हमने क्या करनी है, जीनी है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो बिरसा की मूवमेंट से जो क्या थे, काफ़ी वरीड हो चुके थे।
आप कहते हैं कि काफ़ी सारे मिशनरीज़, मनी लेंडर्स या हिंदू लैंडलॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनने गवर्नमेंट्स जो है सेटअप करनी शुरू कर दी। मुंडा राज विद बिरसा एंड इट्स हेड। अब क्या किया करना शुरू कर दिया, बिरसा को क्या बनाया गया कि आप हेड बनेंगे, आपकी हमारी क्या बनेंगे, हम क्या बनाएंगे, आपके लिए एक गवर्नमेंट बनाएंगे। अब ये क्या था, ये पूरी तरीके से जो है वो परेशान हो गए थे, वरी हो गए थे कि हो सकता है ये जो ट्राइबल्स हैं ये रिवॉल्ट शुरू कर दें हमारे अगेंस्ट। इस तरीके से कहते हैं कि ये जो मूवमेंट्स वगैरह चलाई थी, इसने आइडेंटिफाई किया था कि जितने भी जो फोर्सेस हैं जो मुंडा सफ़र कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट जो हम क्या करेंगे, ये मूवमेंट चलाएंगे। इसी तरीके से लैंड पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश की थी इसको डिस्ट्रॉय किया। ट्रेडिशनल सिस्टम जो लैंड का था उसको वापस लाया गया। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स, ये जो लैंड जो है इनसे ले ली थी, जो वो जो है लैंड्स वगैरह वापस की। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो बिरसा था जो है उसको बाद मूवमेंट्स के बाद डिसाइड किया गया, बिरसा को 1895 में जो है अरेस्ट भी कर लिया गया। उसके बाद जो दंगे फसाद के चार्जेस इसके ऊपर लगाए गए, 2 साल की जेल भेज दिया गया बिरसा को। उसके बाद जो है 1897 में बिरसा को फिर दोबारा से रिलीज़ किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बिरसा ने कि विलेज का टूर करना शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ट्रेडिशनल सिंबल्स, लैंग्वेजेस जो है वो बोलना शुरू कर दिए इसने। उसके बाद जो है दिखूस जो यूरोपियंस थे यहाँ पे आए हुए ट्रेड करने, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद लास्ट कहता है कि 1900 में बिरसा जो है वो कॉलरा की वजह से जो है मर जाते हैं और मूवमेंट्स जो है वो फेल हो जाती है। उसके बाद जो है एक ऐसी ये जो मूवमेंट थी ये वो जो है आम मूवमेंट रही है 2 साल के लिए। सबसे पहले जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो इस तरीके के लैंड लॉज जो है ट्राइबल्स के लिए जो है शुरू किए थे उनको ख़त्म किया था, जो दिखूज ने शुरू किया था। दूसरे नंबर पे कहता है कि वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड टू कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस। उसके बाद फिर क्या किया गया, जब मूवमेंट्स फेल होगी तो फिर दोबारा से जो है दिखूज ने जो है इस तरीके की जो है काम जो है यहाँ पे करना शुरू कर दिए। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर था ट्राइबल दिखूस द विजन ऑफ द गोल्डन एज हमारे पास ये जो है ख़त्म होता है। तो इसके बाद हमारे पास बचती हैं ब्लैंक्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप क्वेश्चन करना चाहेंगे, तो क्वेश्चन करना चाहें तो आपके लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।